हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का 15 इंपॉर्टेंट आप लोगों का बात करने वाले हैं। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ 100%, इससे कोई भी प्रश्न आपका आउट ही नहीं आएगा। मैं बता दूं बच्चों, आपको टोटल जो है केमिस्ट्री का आपका 8 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 8 में से आपको 4 का आंसर लिखना है। बोर्ड परीक्षा में आपका जिस दिन देने जाएंगे, आप लोगों का एग्जाम किस तारीख को हो, तो आप लोगों का एग्जाम है मुख्य रूप से बच्चों 15 तारीख को, 15 फरवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल कितना 8 क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री से, 8 रहेगा भौतिकी से, 8 रहेगा जीव विज्ञान से। 8 में से आपको 4 लिखना है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का, 8 में से 4 लिखना है फिजिक्स यानी भौतिकी का, और 8 में से 4 लिखना है किसका बच्चों, आपका रसायन शास्त्र का। तो यहाँ पर आपका 4-4 करके क्वेश्चन लिखना है, लेकिन आपको रहेगा कितना, 8 8 रहेगा टोटल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का 15 लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मुख्य रूप से बायोलॉजी का, और फिर एक पार्ट में, एक वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से फिजिक्स का, यानी कि तीनों सब्जेक्ट का यदि मैं आपको 15-15 करके लघु उत्तरीय प्रश्न बता दूंगा बच्चों, और इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि इससे कोई भी प्रश्न आपका बाहर भी नहीं जाएगा, और आपको 100% में लिख करके देता हूँ, पूरा का पूरा आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और प्रत्येक प्रत्येक क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा बच्चों, तो आप लोगों का टोटल मार्क्स रहेगा आपका 2 अंक का, यानी कि साइंस से टोटल 8 या 24 तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी। इन तीनों से टोटल आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा 24, यानी 8 या 24, 8 गुना 3, एक किताब से 8 रहेगा तो 8 या 24, तीन किताब से 24 हो जाएगा। अब 24 में से आपको कितना बनाना है, तो बनाना है 4 या 12, यानी कि एक किताब से 4 बनाना है, 4 जीव विज्ञान से, 4 केमिस्ट्री से, 4 फिजिक्स से, यानी कि 12 क्वेश्चन बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपको टोटल कितना बताऊंगा, तो टोटल मैं 45 बताऊंगा, फिजिक्स का 15 बताऊंगा, केमिस्ट्री का 15 बताऊंगा, जीव विज्ञान का 15 बताऊंगा, और इन 45 में से आपका 24 का 24 क्वेश्चन लड़ जाएगा। आपको जो मन है लिख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी कि जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं, जो भी रासायनिक यानी कि केमिकल इक्वेशंस होते हैं, उनको समीकरण यानी कि बैलेंस क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है, यानी कि संतुलित करना उसको क्या है, आवश्यक है। हम लोग जानते हैं बच्चों, किसी भी पदार्थ का न तो निर्माण कर सकते हैं, किसी भी द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते, उसको समाप्त कर सकते हैं, बल्कि हमको क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको एक यानी कि उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर उसको रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन नए पदार्थों का निर्माण और नए उसको नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है, तो ये मिलकर के क्या बना रहा है, HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मिल रहे हैं, 2 परमाणु मिल रहे हैं, तो 100% इधर जो निर्माण होगा इधर भी 2 होगा। तो यहाँ पर आपका H2 + Cl2 और मिलके बना रहा है HCl, तो हाइड्रोजन का इधर 2 परमाणु हो गया, तो इधर भी यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए, 2, तो यहाँ पर आपका आगे हम लोग बैलेंस कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 2। तो इस प्रकार से हम लोग को यह पता चला कि जितने भी रासायनिक समीकरण होंगे उसको संतुलित करना अति आवश्यक है। ठीक है, कौन सा नियम के अनुसार, तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, चले अगला प्रश्न है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर समझा रहा हूँ, सारा चीज आपके माइंड में, सारा आपका माइंड में बैठ जाएगा यहीं पर बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आप लोग को। है कि प्रश्न है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित अपने से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं लीजिए। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, अब उस मूवी में क्या हो रहा है बच्चों, उस मूवी में एक आप लोगों को एक हीरोइन दिखेगा, है ना, एक तो हीरोइन उसमें रहेगी ही रहेगी, उसमें एक गुंडा रहेगा विलन, और उसमें एक आपका हीरो रहेगा। मुख्य रूप से क्या होता है, ज्यादातर मूवी में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो गुंडा होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, जो विलन होते हैं वो हीरोइन को उठा करके उसको क्या कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। लेकिन किडनैप जो कर लेते हैं बच्चों, लेकिन बाद में क्या होता है, उसके पास आ जाता है कौन, हीरो चाहे जैसे भी हो उसके पास पहुंचेगा, मतलब कि उसको वहां से लेकर के छुड़ा करके लाएगा। तो हमको पता ये चला कि हीरो यहाँ पर क्या है बच्चों, काफी शक्तिशाली है, और हीरो काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो क्या करता है, तो गुंडे के पास से हीरोइन को छीन करके लेके आ जाता है। तो हमको पता ये चला, जब यदि कोई परमाणु क्या हो, क्रियाशील हो, अधिक क्रियाशील हो, और कोई दूसरे यौगिक में कोई दूसरा परमाणु हो जो उससे कम क्रियाशील हो, तो उस यौगिक से उठा करके उसको ला लेगा, इसी को बोलते हैं एकल विस्थापन। समझ में आया। जैसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए। Zn यानी कि जिंक, ये किसके साथ अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ कौन है, कॉपर सल्फेट के साथ है आपका सल्फेट, कौन है बच्चों, सल्फेट। तो यहाँ पर आपका Zn क्या है, मुख्य रूप से
कॉपर से अधिक क्रियाशील, कॉपर से ज़्यादा आपका क्रियाशील कौन है? जिंक, यानी कि कॉपर हो गया विलन, गुंडा, और यहाँ पर जिंक क्या हो गया इसका? हीरो हो गया। अब ये हीरो जो है मुख्य रूप से किसको उठा के ले आएगा? तो सल्फेट, सल्फेट क्या है आपका? एक हीरोइन मान लीजिए उसको, तो उसको उठा के लेके चल जाएगा, भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, उसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला, गुंडा बेचारा अकेला रह जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है? वीवीआई लगा दीजिए, आपको 100% ये प्रश्न आपको आएगा बच्चों। लिख लीजिए आप लोग कि सोडियम जो धातु है इसको केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। चलिए बात करते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। यानी कि जैसे ही सोडियम को वायु में खुला छोड़ेंगे बच्चों, तो ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है? ऑक्सीजन के साथ, और अभिक्रिया करके Na2 सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, और सोडियम ऑक्साइड बनते ही इसमें बहुत ही खतरनाक क्या लग जाती है? आग लग जाती है, जिसको बोलते हैं स्वतः दहन, खुद से आग पकड़ लेना। और क्या बन जाता है? तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाता है। और जब इसे पानी में रखा जाता है तो पानी से भी अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बच्चों? NaOH, यानी कि क्षार में बदल जाता है। यही कारण है कि इसको मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। समझ में आया बच्चों? यानी कि जब ऑक्सीजन के साथ रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर इसको पानी में रखते हैं तो पानी में क्या करेगा? अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पर इसको इससे बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग रखते हैं मिट्टी का जो तेल होता है केरोसिन तेल, उसमें रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन क्या है? केरोसिन तेल क्या होते हैं बच्चों? ये मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सारे प्रश्न, जितना भी मैं यहाँ पर लिया हूँ आप लोगों के लिए 15 प्रश्न, ये यदि आप लोग याद करके जाएंगे तो आपका जो है केमिस्ट्री से सिर्फ 8 में से 4 लिखना है। तो 100% मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको। 8-15 में से जो है मैं आपको जो 15 क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा तो देखिएगा 100% आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? सॉरी बच्चों, चलिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये हमको प्राप्त होता है, भोजन क्या होता है? अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांट जाने के कारण। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके क्या करती है? हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और हम लोग जानते हैं जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो, जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। इस क्रिया का विशेष नाम श्वसन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं, तांबे या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, या फिर रखना नहीं चाहिए क्यों? ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई भी तांबा या कोई भी धातु या कोई भी पीतल का कोई बर्तन है बच्चों, उस बर्तन में कोई भी आपका लैक्टिक अम्ल यानी कि दही या खट्टा पदार्थ ये नहीं रखना चाहिए क्यों? ये कारण पूछ रहा है। चलो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तांबे या पीतल के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्लता का गुण पाया जाता है। हम लोग जानते हैं बच्चों, दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, और जो भी खट्टा चीज होगा उसमें अम्ल पाया जाता है। हम लोग जानते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अब यहाँ पर है कि जो धातु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर मुख्य रूप से अम्लों का गुण क्या होता है बच्चों? कि जो भी अम्ल होंगे वो धातु के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण का निर्माण करता है, और हाइड्रोजन गैस जो विषैला है इसका निर्माण करता है। यह हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा बच्चों, तो उस खाद्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक पीतल का बर्तन लिया और उसमें दही रख दिया, अब दही उसके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और वो हाइड्रोजन गैस जब आप दही खाएंगे बच्चों, वो हाइड्रोजन गैस उसी के साथ क्या जाएगा? आपके अंदर चला जाएगा, जो क्या है? काफ़ी विषैला है, और आपको क्या करेगा? आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसी के कारण हम लोग खट्टे पदार्थ या फिर कोई भी दही चीज ये सब चीज़ को तांबे या पीतल या किसी भी धातु वाले बर्तन में नहीं रख सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे शरीर के लिए क्या है? काफी हानिकारक है। दही प्लस तांबा, तो दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, और तांबा एक धातु है, दोनों अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? तो तांबा का लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस निर्माण करेगा, जो क्या होता है बच्चों? काफी विषैला होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? आपको यहाँ पर कारण बताना है कि कोई भी जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन क्यों करता है, यानी कि विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन
आयन मुक्त करता है। इसी हाइड्रोजन आयन मुक्त होने के कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है बच्चों, कोई भी अम्ल होगा, मान लीजिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl हो गया। अब HCl में क्या है, ये हाइड्रोजन है। जैसे ही इसको पानी में डाल देंगे तो पानी में डालने के बाद ये क्या कर देता है बच्चों, जल के साथ घुल करके यहाँ पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन का निर्माण करेगा तो ये आयन क्या हो गया बच्चों, ये आयन मुख्य रूप से धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चल जाएगा, यानी कि धारा का संचालन करेगा बच्चों, धारा का वाहक हो जाएगा ये हाइड्रोजन आयन। तो इसी के कारण क्या होते हैं, ये विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन अगर आपको सूखा यानी कि बिना जल का बोले कि खाली HCl बिना पानी में डाले, क्या वो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सूखी अवस्था में ये जो है मुख्य रूप से आयन उत्पन्न नहीं कर सकता है, सिर्फ जलीय अवस्था में ही ये विद्युत का चालन कर सकता है। समझ में आया? अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्वेशन के रूप में कि HCl और ये किस में मिल रहा है बच्चों, जल में H2O के साथ मिल रहा है, तो बना दिया H प्लस प्लस Cl माइनस, यहाँ पर बन गया हाइड्रोजन आयन, है ना। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा के उपयोगों को लिखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बेकिंग जो सोडा है इसके उपयोग को लिखना है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही आपको लिखना है आंसर। तीन कितना कितना लिखना है बच्चों, 3 ही विशेषता लिखना है, ये उपयोग लिखना है। लेकिन अगर दीर्घ में आ जाए तो 5 लिखना है। तो दीर्घ में ये आपको प्रश्न नहीं आएगा बच्चों, ये हमेशा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा। लेकिन आपको मैं इसलिए 5 बता देता हूँ कि 5 में से आपको तो 3 तो कम से कम याद रह ही जाएगा, ठीक है। चलिए, पहला चीज, इसका पहला उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर का जो निर्माण किया जाता है तो उसमें मुख्य रूप से बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर में मुख्य रूप से बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिक्सचर हो जाता है। तो टार्टरिक अम्ल यानी कि जो इमली में पाया जाता है बच्चों टार्टरिक अम्ल, और इसमें मिलाया जाता है बेकिंग सोडा, दोनों को मिला देने से बन जाता है बेकिंग पाउडर। समझ में आया? आगे है पेट की अम्लता को कम करने के लिए औषधि के रूप में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के निर्माण में, जो हमारी पेट की अम्लता को क्या करती है बच्चों, कम करती है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड का टिकिया, है ना। जैसे एसीलोक या फिर अन्य कोई भी औषधि दवाई होती है जो हमें क्या करती है बच्चों, डॉक्टर लोग क्या सलाह देते हैं कि सवेरे खाली पेट खानी है, जो आपके पेट में जलन या फिर अपच की उपस्थिति हुई है ये समाप्त हो जाएगा। आगे है अगला उपयोग इसका, कि मुख्य रूप से अग्निशामक यंत्रों में, यानी जो अग्निशामक यंत्र होती है बच्चों उसमें मुख्य रूप से बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे है रसोई घरों में खाना को जल्दी पकाने में, यानी कि खाने को जल्दी से तेजी से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। होटलों में पावरोटी तथा अन्य स्पंजी सामानों के निर्माण में, यानी कि जो होटलों में मान लीजिए आप लोग खाने जाते हैं बच्चों, कि बोलते हैं ना स्पंज वाला मिठाई दीजिए, यानी कि कच्चा मिठाई हमको दीजिए, या फिर पावरोटी दीजिए, या फिर ब्रेड दीजिए, या फिर पकवान दीजिए, लिट्टी दीजिए। तो ये सब में क्या होता है, ये सब में तो वही डाला जाता है मुख्य रूप से बेकिंग सोडा, ताकि अच्छा से ये फूले। यानी कि पावरोटी क्या होता है बच्चों, स्पंजी होता है ना, उसको दबाते हैं तो दब जाता है। तो ये क्या होता है, स्पंजी होते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा गैस भरी हुई रहती है। तो ये गैस कहाँ से, ये मुख्य रूप से सोडियम यानी कि जो बेकिंग सोडा होता है इसी से निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सारे उपयोग हो गए। अगला है अम्लों के 3 गुणों को लिखें। काफी सिंपल और काफी सरल प्रश्न है ये, तो आप लोग आंख बंद करके भी लिख देंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर अम्लों के 3 गुणों को लिखने के लिए बोलता है, तो आपको कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बोलेगा कि अम्लों के 3 गुणों को लिखिए, बेकिंग सोडा के 3 उपयोगों को लिखिए, तो सबसे पहला लाइन आपको ये होना चाहिए कि अम्लों के 3 गुण इस प्रकार है, अम्लों के 3 गुण निम्नलिखित है। इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, तो जो कॉपी चेक करने होगा वो काफी प्रभावित होता है ये सब लाइन से, ठीक है। चलिए, पहला क्या इसका गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अभी मैंने ऊपर में बताया था दही खट्टा है, दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। आगे है अम्ल नीले निष्पक्ष तत्व को लाल कर देता है। जो अम्ल होते हैं बच्चों वो नीले निष्पक्ष तत्व को लाल कर देता है। अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, जो मैंने ऊपर में बताया। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा था बच्चों, सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिरिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ है। तो चींटी के डंक में मुख्य रूप से आपका फॉर्मिक यानी जिसको बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में भी आपका मधुमक्खी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 3 बार ये प्रश्न आपको ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड, तो वे धात्विक ऑक्साइड जिसमें अम्लीय एवं भास्मिक दोनों गुण मौजूद हो उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई एक आपका धात्विक ऑक्साइड है बच्चों, जिसमें अम्ल का गुण भी मौजूद हो और उसमें क्षार यानी कि भस्म का भी गुण मौजूद हो, तो उस ऑक्साइड को बोलेंगे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। इसके उदाहरण कौन कौन है, इसके उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। याद रखिएगा, उदाहरण सब आपको बार बार पूछा जाता है कि ZnO जिंक ऑक्साइड ये किस प्रकार का आपका ऑब्जेक्टिव में देता है कि ZnO किस प्रकार का ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, ऐसे पूछेगा आपको बच्चों, ठीक है। तो ये आपका दोनों को याद रखना अच्छी तरह से।
आगे है आयनिक यौगिकों की विशेषताओं को लिखें। जो आयनिक यौगिक होते हैं वैद्युत सहसंयोजक यौगिक जिसका दूसरा नाम है, इसकी विशेषता इसके प्रॉपर्टी को लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे आयनिक यौगिकों की विशेषता इस प्रकार है, या फिर आयनिक यौगिकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला इसका विशेषता है कि यह यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। यानी जो भी आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, वो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में देखेंगे तो सोडियम क्या होता है प्लस और क्लोरीन क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कि धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है। दूसरा चीज, आयनिक यौगिक द्रवित तथा घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी कि जो भी मुख्य रूप से आयनिक यौगिक होते हैं बच्चों, वो द्रव अवस्था में या फिर पानी में जब घुलने के बाद वो विद्युत का संचालन करने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था, क्योंकि इसको जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये क्या होने लगता है, ये आयन का निर्माण करने लगता है, और वही आयन क्या करता है बच्चों, विद्युत का संचालन करता है। आगे है आपका आयनिक यौगिक साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं। यानी जो भी आयनिक यौगिक होंगे बच्चों, उसको जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। अगला आपका विशेषता है आयनिक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं इसके द्रवणांक और क्वथनांक कैसे होंगे बच्चों, मुख्य रूप से उच्च होंगे। ठीक है, तो ये आपका सारे के विशेषताओं को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ता के किन्हीं दो अयस्कों के नाम लिखें। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जस्ता का किन्हीं दो अयस्कों का नाम पूछ रहा है, तो लिख लेंगे आंसर में। जस्ता के किन्हीं दो अयस्क इस प्रकार है, एक है आपका जिंक बलेंड, दूसरा है आपका जिंक कैलेमाइन, जिसको बोलते हैं कैलेमाइन। जिंक बलेंड का सूत्र होता है ZnS। ये आपको काफी बार पूछा जाता है कि जिंक बलेंड किसका अयस्क है, तो आप लोग को याद रखना है जिंक जस्ता का है। ठीक है, उसके बाद आपका जिंक कैलेमाइन ZnCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, जिंक कैलेमाइन। चलिए आगे बात करते हैं 11वें नंबर का प्रश्न, मिश्र धातु किसे कहते हैं, उदाहरण दें। यानी कि मिश्र धातु के बारे में पूछ रहा है और इसका उदाहरण देने बोल रहा है। दो या अधिक धातुओं अथवा एक धातु तथा एक अधातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहा जाता है। समांग मिश्रण क्या किसको कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं बच्चों वैसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ जो घुला हुआ रहता है हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, पानी में आपने डाल दिया चीनी और उसमें डाल दिया नींबू, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा बच्चों, चीनी जो है पानी के हर भाग में आपको समान रूप से घुला हुआ रहता है। जैसे पानी आप इस साइड से पीजिए तो भी मीठा लगेगा, इधर से पीजिए दूसरे साइड से फिर भी मीठा लगेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है, चीनी जो है पानी के प्रत्येक भाग में एक समान रूप से घुला हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। इसी प्रकार से जब दो धातु या एक धातु एक अधातु को मिला देंगे, अच्छी तरह से समांगी मिश्रण बना देंगे, तो वो कहलाता है मिश्र धातु। इसके उदाहरण कौन कौन है, तो जैसे पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, किसका मिला हुआ रूप है, तो तांबा और जस्ता का। उसके बाद कांसा, कांसा किसका है, तांबा और टिन का। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपरूप किसे कहते हैं। कार्बन के तीनों अपरूपों के नाम लिखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं मैं बच्चों, यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है और यहीं पर मेरे साथ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही तत्व के विभिन्न रूप जिसके रासायनिक गुण में समानता होते हुए भी भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है, तो उसको अपरूप कहते हैं। यानी कि एक कोई आपका तत्व है और उसका दो या दो से अधिक रूप, लेकिन जिसमें क्या होगा, रासायनिक गुण तो समान होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो भौतिक गुण होगा बच्चों, भौतिक गुण उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंतर पाया जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, अंतर पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका कार्बन के जो तीनों अपरूप है, ये क्या है, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तीनों के बारे में, तो तीनों का जो रासायनिक जो गुण होगा वो समान होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो भौतिक गुण होगा, जैसे हीरा काफी कठोर होता है, लेकिन उसकी तुलना में ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या होता है बच्चों, मुलायम होता है ना। तो ये भौतिक गुण हो गए। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कार्बन के तीन अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेफाइट के बारे में कि कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, विद्युत का सुचालक होता है जो अधातु है। हीरा के बारे में पूछा जाता है कि विश्व यानी कि संसार की सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 13वें नंबर का, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अभिक्रियाशील समूह जिसको बोलते हैं क्रियाशील मूलक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रियाशील मूलक पूछे या फिर अभिक्रियाशील समूह बोले, एक ही नाम है। किसे कहते हैं, उदाहरण देने बोल रहा है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है अभिक्रियाशील समूह कहलाता है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई भी आपका यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, मान लीजिए मैंने लिया C2H5OH, ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। अब इस कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, रासायनिक गुण मुख्य रूप से उसी पर निर्भर करने लगता है। तो अगर इस यौगिक को आप सही से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा OH। OH क्या है बच्चों, एल्कोहल, एल्कोहल समूह, यानी कि आपका एक अभिक्रियाशील समूह है। इसी पर पूरा का पूरा इस यौगिक का गुण निर्भर करेगा, तो इसी को बोलते हैं अभिक्रियाशील समूह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए है एथेनॉल में उपस्थित एल्कोहल समूह, उसी प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं ना
एथेनॉन में उपस्थित कीटोन समूह है ना, एथोक्सी इथेन जिसको बोलते हैं, या फिर पेंटेनॉन, इस प्रकार से आप लोग कीटोन, एल्डिहाइड, एथेनोइक अम्ल, इस प्रकार से सारा चीज आप लोग पढ़े ही है। चलिए आगे बात करते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बच्चों, और पूछा हुआ भी है। तो साबुनीकरण किसको बोलेंगे, वसा या वनस्पति तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से जलाशन करने पर गिल्सरोल तथा साबुन बनता है। इस विधि द्वारा साबुन बनाने की क्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं। यानी कि जब क्या करेंगे आप, वसा या वनस्पति तेल को लेंगे और उसको किसके साथ बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन के साथ क्या करेंगे, जलाशन करेंगे, यानी कि जल के साथ मिश्रण करेंगे, तो यहाँ पर निर्माण होता है गिल्सरोल और साबुन का। तो साबुन का निर्माण होता है, इस विधि द्वारा साबुन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है। समझ में आया। लास्ट प्रश्न आज के सेशन का केमिस्ट्री का समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बायोलॉजी पर बनाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स का बनाएंगे, ठीक है। खारे जल के साथ साबुन कम झाग देता है, क्यों। यानी जो खारा जल होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं साल्टी वाटर, उसके साथ जो साबुन जो होता है मुख्य रूप से कम झाग देता है। उसको अगर ये करेंगे बच्चों तो कम गजवानी निकलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग गजवानी अपनी भाषा में, है ना। तो क्योंकि जब साबुन खारे जल से संयोग करता है तो साबुन का सोडियम या पोटेशियम लवण कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण में बदल जाता है, जो अपक्षेप के रूप में होता है, अतः कम झाग उत्पन्न करता है। क्योंकि मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, जब भी आप साबुन को क्या करेंगे, जब भी आप साबुन को खारे जल में प्रयोग करेंगे, तो वो खारे जल में जो उपस्थित जो मुख्य रूप से आयन होते हैं बच्चों, मैग्नीशियम या फिर आपका कैल्शियम, उसके साथ मिलकर के उसी रूप में बदल जाता है, जो अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है। जब घुलेगा ही नहीं तो झाग कैसे उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये हो गया कारण। तो ये आपका 15 प्रश्न था, मैं आपको लिख करके देता हूँ। यहाँ से आपको 4 प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। 15 में से आपको टोटल, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछने वाला है 8, 8 में से कितना आंसर देना है, 4। तो आप लोग 4 का तैयारी अच्छी तरह से करके जाओ। 8 का तैयारी करके क्या जाना, 4 का अच्छी तरह से अगर करके चले जाएंगे आप लोग, और अच्छी तरह से लिख करके आ जाएंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो उससे ज़्यादा आप आगे रहेंगे ना। जो आपका 15 का 15 या 16 का 16 याद करके जाएगा, या 8 का 8 लिखने का प्रयास करेगा, लेकिन लिखना कितना है, 4 ही है। तो इसलिए जितना आपका एग्जाम का जितना डिमांड है बच्चों, उसी प्रकार से आप लोग को लिखना है सारा चीज़, ठीक है। तो आई थिंक सारा चीज़ आज का समझ में आ गया होगा। कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं आई होगी, कहीं पर किसी प्रकार की अगर दिक्कत है आप लोग को, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल में न्यू है आप लोग अगर यदि कोई भी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्त यार भाई बंधु को जल्दी से शेयर कर दीजिए इस चैनल के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।